हाँ तो स्टूडेंट्स, तो इस लेक्चर में जो हम करने जा रहे हैं वो ये कि हाउ टू रिकॉग्नाइज ए नाउन। सेंटेंस में अगर कहीं पर अगर सेंटेंस बहुत बड़ा है और उस सेंटेंस में हमें ये पहचानना है कि नाउन कौन सा शब्द है, कि कौन सा शब्द नाउन है। जब अगर हम उसे पहचान लेंगे कि वो नाउन है तभी हम उसके फंक्शंस इस्तेमाल कर पाएंगे, क्योंकि नाउन 3 काम करता है। नाउन सेंटेंस में सब्जेक्ट बनने का, ऑब्जेक्ट बनने का या कॉम्प्लीमेंट बनने का काम करता है, और कोई काम करता नहीं है। तो जब हम नाउन पहचान पाएंगे तभी तो ये समझ पाएंगे कि ये सेंटेंस में सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट है। अगर नाउन ही नहीं पहचान पाएंगे तो फिर हम कैसे जज करेंगे कि वो सेंटेंस में किस वजह से आया है। तो इसलिए हम कहते हैं कि फेस वैल्यू से ज़्यादा ज़रूरी है प्लेस वैल्यू। ठीक है ना। चलो तो अब करते हैं ये आज का जो सेशन है शुरू जो हो रहा है वो इससे हो रहा है कि हाउ टू रिकॉग्नाइज ए नाउन, कि हम नाउन को कैसे पहचानें। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द सेशन। तो हमारा सबसे पहले पॉइंट आता है कि फर्स्ट पॉइंट है कि नाउन कैन बी यूज। नाउन का इस्तेमाल हो सकता है सेंटेंस में सब्जेक्ट की तरह, ऑब्जेक्ट की तरह और कॉम्प्लीमेंट की तरह। ठीक है, नाउन सेंटेंस में 3 काम करेगा, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट, और यही बेसिकली प्रोनाउन भी करता ही है। तो नाउन जैसे हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि कोई भी नाउन है सेंटेंस में तो सब्जेक्ट का काम करेगा या ऑब्जेक्ट का काम करेगा या कॉम्प्लीमेंट का काम करेगा। तो एक एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। हमने कहा राम हेल्प्स श्याम, तो अब सेंटेंस के अंदर जो ये वर्ब आई है इसको कर कौन रहा है? राम। तो बेसिकली सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पे बात किसकी कर रहे हैं? श्याम की या राम की? बेटा जिसके बारे में बात होती है वो सब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है? राम। तो राम की बात हो रही है, तो जिसकी बात हो रही है वो सब्जेक्ट है, तो ये नाउन है, क्योंकि नाउन ही सब्जेक्ट होगा। अगर ये सब्जेक्ट है तो नाउन है, बात एक ही है। अब कहता है कि ये वर्ब का इफेक्ट किस पर पड़ रहा है? जिसके ऊपर पोजीशन या जिस वर्ड के ऊपर पोजीशन बताया जाए या वर्ब का इफेक्ट पड़ रहा होता है वो भी नाउन होता है। तो वो भी नाउन होता है। तो इसके ऊपर वर्ब का इफेक्ट पड़ रहा है कि हेल्प किसकी हो रही है? श्याम की हो रही है। तो इसका मतलब है कि ये ऑब्जेक्ट है। अगर ये ऑब्जेक्ट है तो इसका मतलब ये नाउन है, या नाउन है तो इसका मतलब है ये ऑब्जेक्ट है, बात एक ही है। तो सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का काम नाउन ही करता है। सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का काम नाउन ही करेगा। ठीक है, वो छोटे छोटे एग्जांपल्स में समझ लो। शी इज़ अ डॉक्टर, तो कहता है कॉम्प्लीमेंट। तो बी वाली फॉर्म के बाद जो आता है वो कॉम्प्लीमेंट होता है। बी की फॉर्म के बाद जो आता है कॉम्प्लीमेंट होता है। कॉम्प्लीमेंट का किसे कंप्लीट कर रहा है? वो शी को कंप्लीट कर रहा है, तो ये बना कॉम्प्लीमेंट। तो अगर ये कॉम्प्लीमेंट है तो ये नाउन है, नाउन है तो कॉम्प्लीमेंट है। बी की फॉर्म के बाद कुछ भी आएगा तो कॉम्प्लीमेंट होगा। और हमने बता दिया बी की फॉर्म के बाद 3 चीज़ें एज ए कॉम्प्लीमेंट आ सकती हैं। नाउन भी कॉम्प्लीमेंट हो सकता है, प्रोनाउन भी कॉम्प्लीमेंट हो सकता है। मतलब बी की फॉर्म के बाद या तो नाउन रखोगे या प्रोनाउन रखोगे या एडजेक्टिव। ये 3 के अलावा चौथा वर्ड नहीं आएगा बी की फॉर्म के बाद। ये कॉन्सेप्ट लिख लीजिए, ये कॉन्सेप्ट लिख लीजिए। ये भी छोटी सी बात में बताया है, मतलब बात बहुत आगे तक जाएगी, ये समझ लो, बात बहुत आगे तक जाएगी। ठीक है, हाँ जी। हाउ टू रिकॉग्नाइज ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट। अब बार बार बात आ रही थी कि भाई ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। तो मैंने छोटा सा पॉइंट तो बता दिया था कि वो ये कि डू और हैव की फॉर्म के बाद जो होता है, डू और हैव की फॉर्म के बाद जो होगा वो ऑब्जेक्ट होगा। ऑब्जेक्ट वो होता है जिसके ऊपर वर्ब का इफेक्ट पड़ता है या जिसके ऊपर पोजीशन बताया जाता है, वो ऑब्जेक्ट होता है। और कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? जो बी की फॉर्म के बाद आता है, जो बी की फॉर्म के बाद आता है वो कंप्लीट होता है, जो सब्जेक्ट को कंप्लीट करता है वो कॉम्प्लीमेंट होता है। क्लियर है? ये बात समझ में मैंने आ गई होगी, ये मैंने पिछले सेशन में करवा दिया था, लेकिन अभी थोड़ा सा और समझते हैं इसके बारे में, थोड़ा सा और समझते हैं। ये अलग से एग्जांपल्स दे दिए। कहता है जो बी की फॉर्म के बाद आता है वो कॉम्प्लीमेंट होता है, वो पूरक होता है, और जो डू और हैव की फॉर्म के बाद आता है वो ऑब्जेक्ट होता है ना। तो जैसे यहाँ पर बी की फॉर्म के बाद आया तो वोरेशियस, तो वोरेशियस मतलब ये कॉम्प्लीमेंट है। और जिस वर्ड के एंड में OUS होता है वो हमारे एडजेक्टिव सफिक्स होते हैं, तो मीन्स ये कॉम्प्लीमेंट एडजेक्टिव हुआ। क्लियर है? हमने कहा रमित हैज़ ए हाउस इन मुंबई, तो पॉइंट इज अब ये हैव वाली वर्ब आ गई, तो अब इस हैव वाली से वर्ड से पता चल रहा है कि जो रमित का इस हाउस पर पोजीशन है। तो बेटा हैव वाली फॉर्म के बाद जो होगा वो ऑब्जेक्ट होगा। रमित कंस्ट्रक्टेड व्हाट कह रहा है? दिस बिल्डिंग। तो ये जो बिल्डिंग है, बिल्डिंग के ऊपर कंस्ट्रक्शन चल रहा है, इस वर्ब का इफेक्ट इस पर पड़ा तो ये ऑब्जेक्ट है। तो ये डू वाली वर्ब है, ये हैव वाली वर्ब। तो डू और हैव वाली वर्ब के बाद जो आता है वो ऑब्जेक्ट होता है, हाउस और बिल्डिंग। और जो बी वाली फॉर्म के बाद होता है वो कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पर ये बी वाली फॉर्म के बाद आ रहा है तो ये कॉम्प्लीमेंट होगा। तो वैसे भी ये एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव तो ऑब्जेक्ट हो नहीं सकता, क्यों? क्योंकि किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट या किसी भी सेंटेंस का ऑब्जेक्ट, किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट या किसी भी सेंटेंस का ऑब्जेक्ट या तो नाउन होगा और या फिर प्रोनाउन होगा। अगर आप गलती से ये बोल देते हैं कि ये ऑब्जेक्ट है तो आप बहुत गलती में आ जाएंगे कि भाई सब्जेक्ट वर्ब और ये ऑब्जेक्ट, क्योंकि एडजेक्टिव ऑब्जेक्ट बन ही नहीं सकता।
एडजेक्टिव जो है ना तो सेंटेंस का सब्जेक्ट बन सकता ना सेंटेंस का ऑब्जेक्ट बन सकता, तो मतलब कि सेंटेंस, क्योंकि सेंटेंस का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो नाउन या प्रोनाउन बनते हैं, तो मतलब ये कॉम्प्लीमेंट है, बी की फॉर्म के बाद जो आएगा कॉम्प्लीमेंट है। क्लियर हुआ? चलो आगे बढ़ते हैं। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच फॉर ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट, मतलब ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट की कौन कौन सी पार्ट्स ऑफ स्पीच होती है। तो बेटा ऑब्जेक्ट, किसी भी सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट होता है या तो नाउन होगा या प्रोनाउन, इसके अंदर एडिशन कर लेंगे कि सब्जेक्ट भी, किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन होगा, बस ये समझ ले। और बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट की, कॉम्प्लीमेंट नाउन भी कॉम्प्लीमेंट हो सकता है, प्रोनाउन भी कॉम्प्लीमेंट हो सकता है, एडजेक्टिव भी कॉम्प्लीमेंट हो सकता है। कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? जो बी की फॉर्म के बाद आएगा, तो बी की फॉर्म के बाद या तो नाउन लगाओ या प्रोनाउन लगाओ या एडजेक्टिव लगाओ। क्लियर हो गया? अब ये बात समझ में आ गई होगी। अगर ये बात समझ में आ गई है तो बेटा फिर और कुछ एग्जांपल देखते हैं हम यहाँ पर, कि पहले देखते हैं कि ऑब्जेक्ट, अगर हम ऑब्जेक्ट की बात करें और क्या कहते हैं कॉम्प्लीमेंट की बात करें, तो एक एक करके अभी इनमें पहचानते हैं कि भाई ऑब्जेक्ट कौन सा है, कॉम्प्लीमेंट कौन सा है। हम पहचानते हैं ऑब्जेक्ट कौन सा, कॉम्प्लीमेंट कौन सा है। तो आपको छोटी सी बात बता देता हूँ, अब फिर नोट करते हुए चलो, नोट करते हुए चलो बेटा। व्हाट और हुम का जो रिप्लाई होता है ना, ये ऑब्जेक्ट होते हैं। व्हाट और हुम का रिप्लाई जो है वो ऑब्जेक्ट होते हैं, ये समझ लो। व्हाट के रिप्लाई में जो आता है उसे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, होम के रिप्लाई में जो आता है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट बस ये होंगे, ठीक है। और तीसरा जो होता है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के तीन टाइप है, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट। तो व्हाट के आंसर में आने वाला डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, होम के आंसर में आने वाला इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और जो प्रेपोजिशन के बाद आता है ना उसे कहते हैं प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट। बस ये ऑब्जेक्ट तीन टाइप के, ऑब्जेक्ट तीन टाइप के होते हैं, ऑब्जेक्ट तीन टाइप के होते हैं और कॉम्प्लीमेंट दो टाइप के होते हैं। ऑब्जेक्ट तीन टाइप के, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट व्हाट के आंसर में आने वाला, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होम के आंसर में आने वाला, और एक प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट प्रेपोजिशन के बाद आने वाला, ठीक है। बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट की। कॉम्प्लीमेंट दो होते हैं, एक सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, एक ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। जो सब्जेक्ट को पूरा करे सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, जो ऑब्जेक्ट को पूरा करे वो ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। सो सिंपल, ठीक है। तो अब यहाँ पर एक एक करके देख लेते हैं। हमने क्वेश्चन पुट किया, हमने यहाँ क्वेश्चन पुट किया द टीचर स्कोल्डेड, तो हमने कहा द टीचर स्कोल्डेड हुम, टीचर ने किसको डांटा। हमने कहा द टीचर स्कोल्डेड हुम, तो हमने हुम बोला, तो हुम के आंसर में या तो अमन लगा दो, ये भी कोई ह्यूमन बीइंग है, और या फिर आप हिम लगाओ, तो अमन बोलो या हिम बोले। तो मतलब जो नाउन आंसर में आया, जो प्रोनाउन आंसर में आया, मतलब जिसके ऊपर वर्ब का इफेक्ट पड़ रहा है, तो जिसके ऊपर वर्ब का इफेक्ट पड़ रहा है वो ऑब्जेक्ट होगा, और अगर वो ऑब्जेक्ट है तो वो नाउन है। तो जो ऑब्जेक्ट है या तो नाउन है या फिर प्रोनाउन है। जो ऑब्जेक्ट होगा वो तो नाउन होगा या प्रोनाउन, कोई तीसरी चीज़ हो नहीं सकती। और कॉम्प्लीमेंट तीन होते हैं, और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट तीन होते हैं, नाउन भी कॉम्प्लीमेंट होता है, प्रोनाउन भी कॉम्प्लीमेंट होता है, और एडजेक्टिव भी कॉम्प्लीमेंट होता है। तो देखो इस सेंटेंस में आर्टिकल के बाद आया तो ये नाउन कॉम्प्लीमेंट है बी की फॉर्म के बाद, है ना। और यहाँ पर माइन जो है ये प्रोनाउन है, तो भैया ये कॉम्प्लीमेंट है क्योंकि बी की फॉर्म के बाद है। अब शी इज़ ब्यूटीफुल, तो ये बी की फॉर्म के बाद है, तो ये ब्यूटीफुल जो है FUL जो है ये एडजेक्टिव सफिक्स है, फुल लगकर जिस वर्ड के एंड में फुल आएगा वो एडजेक्टिव होगा। अगर ये एडजेक्टिव है तो कॉम्प्लीमेंट है क्योंकि बी की फॉर्म के बाद आ रहा है। तो हम क्या करें कि जो ऑब्जेक्ट होते हैं, ऑब्जेक्ट जो होगा या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, और जो कॉम्प्लीमेंट होगा ना, जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो नाउन भी होगा, प्रोनाउन भी होगा, वो एडजेक्टिव भी होगा, ठीक है। अगला पॉइंट, अब नेक्स्ट पॉइंट देखो, ध्यान से देखो। कहता है द लास्ट वर्ड ऑफ सम फ्रेजेस इज ऑलवेज ए नाउन। तो ये समझ लो कुछ ये फ्रेज बनते हैं। फ्रेज मतलब फ्रेज क्या होता है पहले तो ये समझ लो। फ्रेज इज व्हाट, कहता है एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो है वो फ्रेज होगा, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा जिसका अपना मीनिंग होगा। समझ लो एक ग्रुप शब्दों का वो समूह जिसका अपना मीनिंग है लेकिन इनकम्प्लीट मीनिंग है। अपना मीनिंग है, जैसे मैंने कहा ए ब्यूटीफुल गर्ल, मैं सिर्फ इतना कह दूं तो ए ब्यूटीफुल गर्ल आप समझ जाओगे कहना क्या चाहते हैं, ठीक है ना। लेकिन इसका कंप्लीट मीनिंग नहीं है भाई ए ब्यूटीफुल गर्ल, तो भाई अगर है तो क्या करें, उसे भगा दें, है ना, उसे बुला लें, उसे हम प्रपोज कर दें, है ना, उसे सिस्टर मान लें। भाई ब्यूटीफुल गर्ल है तो भैया इनकम्प्लीट मीनिंग है ना, अपने आप में मीनिंग है ब्यूटीफुल गर्ल। तो इस फ्रेज का, तो फ्रेज क्या होता है, ये शब्दों का वह समूह जिसके अंदर सब्जेक्ट एंड वर्ब,
जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होते। फ्रेज क्या होगा? शब्दों का वह समूह, शब्दों का वह समूह जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होता, शब्दों का वह समूह जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होता, वो हमारा फ्रेज होता है, वो हमारा फ्रेज होगा। ठीक है ना? तो जैसे हमने कह दिया कुछ भी, जैसे हमने कह दिया इन द रूम, तो अब कहते हैं कि भाई इन द रूम, कि भाई इन द रूम क्या करें? चला जाऊं, रूम से वापस आ जाऊं, रूम के अंदर भूत है, भाई रूम के अंदर भूत नहीं है। अब इन द रूम बोल के मीनिंग तो समझ में आ गया कि कमरे में। अब कमरे में क्या क्या समझे? तो इसका इनकम्प्लीट मीनिंग है, लेकिन ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, इसके अंदर सब्जेक्ट और वर्ब नहीं है, तो ये फ्रेज है। ठीक है, फ्रेज समझ में आ गया होगा। तो फ्रेज ग्रुप ऑफ वर्ड जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब ना हो तो फ्रेज होता है। अब कहता है द लास्ट वर्ड ऑफ सम फ्रेजेस, कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, तो उन ग्रुप ऑफ वर्ड्स के अंदर जो लास्ट वर्ड है हमेशा नाउन होगा। किन के अंदर? तो उसके लिए आपको शुरुआत वाला वर्ड समझना है। तो ये जो शुरुआत वाला वर्ड है, इसके जब इससे कोई फ्रेज शुरू होगा तो अंतिम वर्ड हमेशा नाउन होगा। तो देख लो, यह कहता है प्रेपोजिशन, तो प्रेपोजिशन आया तो अंतिम शब्द हमेशा नाउन होगा। और प्रेपोजिशन के केस में तो प्रोनाउन भी हो सकता है, क्योंकि प्रेपोजिशन के बाद या तो नाउन आता है या प्रोनाउन। लेकिन डिटरमिनर होगा, लिस्ट दे दिया मैंने डिटरमिनर की, समझा दिया था विच डिटरमाइंस ए नाउन, है ना? तो उसके तुरंत बाद या फ्रेज का अंतिम शब्द नाउन। पॉजेसिव एडजेक्टिव जो किसी पर पोजीशन बताते हैं, जैसे माई, योर, हर, देयर, वंस, है ना? नाउन के ऊपर एपोस्ट्रोफी एस लगे तो वो एडजेक्टिव बन जाता है पॉजेसिव एडजेक्टिव। तो उसके तुरंत बाद या फ्रेज का अंतिम शब्द नाउन। आर्टिकल है ए एंड द, तो आर्टिकल भी जो होता है वो डिटरमिनर्स होते हैं, जितने भी डिटरमिनर्स होते हैं वो सारे एडजेक्टिव के केस होते हैं, क्योंकि नाउन को डिफाइन करने वाला वर्ड एडजेक्टिव हो जाएगा। और कोई भी आर्टिकल ऐसा नहीं है, कोई भी आर्टिकल नहीं कि जब भी आप आर्टिकल का इस्तेमाल करो तो नाउन ना हो। तो इनके आर्टिकल के तुरंत बाद ए एंड द, आर्टिकल के तुरंत बाद या फ्रेज का अंतिम शब्द नाउन होगा ही होगा। अब भाई हम कहते हैं ना डेफिनेट आर्टिकल, इनडेफिनेट आर्टिकल, तो भाई डेफिनेट आर्टिकल, द इनडेफिनेट आर्टिकल, ए और एन, तो हम किस क्राइटेरिया से डिसाइड करते हैं कि आर्टिकल डेफिनेट लगेगा इनडेफिनेट? तो उसमें आए नाउन के अनुसार। नाउन डेफिनेट है तो डेफिनेट आर्टिकल, नाउन अगर इनडेफिनेट है तो इनडेफिनेट आर्टिकल लगेगा। तो इसके लिए हमें क्या करना है? आर्टिकल को भी समझना पड़ेगा। लेकिन आर्टिकल को समझने के लिए बस छोटी सी बात तो ये समझ लो कि कोई भी आर्टिकल ऐसा नहीं है कि अगर आप किसी आर्टिकल का इस्तेमाल कर रहे हो और उसके साथ नाउन ना लगाओ, हो नहीं सकता, लगाना पड़ेगा। क्लियर हो गया? आ गया बात समझ में? अगर ये बात समझ में आ गई तो इनके एग्जांपल ले लेते हैं। अगर ये बात समझ में आ गई है तो इनके एग्जांपल्स लेते हैं। देखें, फिल्म स्टार्स लिव इन ए वेरी लग्जूरियस फ्लैट्स इन मुंबई। कहता है फिल्म स्टार्स जो है वो मुंबई में बड़े लग्जूरियस फ्लैट्स में रहते हैं। तो इन क्या हुआ? प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन आया तो फ्रेज का जो लास्ट वर्ड होगा, फ्रेज का जो लास्ट वर्ड होगा वो नाउन होगा। तो अब इनसे पता चला फ्लैट्स नाउन है। अब फ्लैट कैसे? कहते फ्लैट है लग्जूरियस, तो नाउन को डिफाइन करने वाला वर्ड एडजेक्टिव। जो वर्ड नाउन के मीनिंग में कुछ ऐड करेगा वो एडजेक्टिव। और कितने लग्जूरियस? कह रहा वेरी लग्जूरियस, तो जो एडजेक्टिव के डिफाइन के मीनिंग में कुछ ऐड करेगा वो एडवर्ब। और बेटा यहाँ पर फिर आर्टिकल भी आ गया, आर्टिकल भी आ गया तो भी यही केस अप्लाई होगा कि भाई यहाँ पे प्रेपोजिशन भी आ गया और आर्टिकल भी आ गया। अगर आर्टिकल आ गया तो फ्रेज का जो लास्ट वर्ड है इज ऑलवेज ए नाउन, तो वो नाउन होगा। और भाई नाउन को जो डिफाइन कर रहा है वो एडजेक्टिव हो जाएगा, और एडजेक्टिव को डिफाइन करने वाला वर्ड एडवर्ब हो जाएगा। समझ में आ गई बात? नहीं समझ में आए तो फिर पूछ लेना, ठीक है? अब आता है इन मुंबई। अगर बात कर रहा है इन मुंबई तो प्रेपोजिशन आया तो उसके भैया जी लास्ट वर्ड मतलब उसके तुरंत बाद या फ्रेज का अंतिम शब्द नाउन होगा, तो मुंबई नाउन, तो ये प्रेपोजिशन मुंबई नाउन। समझ में आ रही होंगी चीज़ें? अगला देखें, हमने बोला ये पॉजेसिव एडजेक्टिव माई, तो माई आया तो ब्रदर जो हुआ वो नाउन हुआ। क्लियर हुआ कि नहीं? पॉजेसिव एडजेक्टिव आया तो उसके बाद नाउन आना जरूरी है, तो ब्रदर जो हुआ वो नाउन हुआ। इज ए वेरी हार्ड वर्किंग, तो अब कहता है इज, ये सेंटेंस में एक ही वर्ब है तो मेन वर्ब। अभी जो आर्टिकल है, आर्टिकल आया तो भाई फ्रेज का जो लास्ट वर्ड होगा वो फ्रेज का जो लास्ट वर्ड होगा वो नाउन होगा, तो मैन नाउन हुआ। अगर आर्टिकल आया है तो फ्रेज का अंतिम शब्द नाउन। ये पूरा ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ये पूरा फ्रेज है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा फ्रेज है। तो भाई ये अगर आर्टिकल से शुरू हुआ तो फ्रेज का अंतिम शब्द नाउन, और नाउन को डिफाइन करने के लिए जो वर्ड यूज होगा वो एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव को डिफाइन करने के लिए जो वर्ड यूज होगा तो वो एडवर्ब। कहता है नाउन कैसा है? मैन कैसा है? तो मेहनती है। कितना मेहनती है? कह रहा बहुत मेहनती है। तो भाई ये नाउन को डिफाइन कर रहा है हार्ड वर्किंग, हार्ड वर्किंग को डिफाइन कर रहा है वेरी। क्लियर हो गया? अगला पकड़ते हैं। मैनी अनवांटेड डिजीजेज एंटर्ड इंडिया।
द मैनी अनवांटेड डिजीजेज एंटर्ड इंडिया। तो अब मैनी क्या हुआ, ये डिटर्मिनर हुआ, लिस्ट दे दिया है, समझ लेना है ना कि कौन कौन से डिटर्मिनर्स हैं। तो ये जो हमारा बात कर रहे हैं मैनी की है, डिटर्मिनर है। तो अगर डिटर्मिनर आया तो उसके तुरंत बाद या फ्रेज, उसके तुरंत बाद या फ्रेज का अंतिम शब्द ये नाउन होगा। तो मैनी अनवांटेड तो बोलकर आप पूरा मीनिंग दे ही नहीं पाओगे, तो आपको बोलना पड़ेगा मैनी अनवांटेड डिजीजेज, है ना। तो सेंटेंस में एक ही वर्ब है तो वो मेन वर्ब है, तो इंडिया जो हुआ वो नाउन हो गया, जिसके ऊपर वर्ब का इफेक्ट पड़े वो नाउन। अब आते हैं इस पर, अगर डिटर्मिनर यूज हुआ तो फ्रेज का लास्ट वर्ड जो होगा वो नाउन होगा, और नाउन को डिफाइन करने वाला वर्ड एडजेक्टिव होगा। तो ये हो गया हमारा एडजेक्टिव। क्लियर हुआ कि नहीं। अब ये वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव के रूप में आ रही है, तो मैं आगे की बात बता दूं, इसे पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। अभी एडजेक्टिव में समझाऊंगा मैं, ये वैसे एडजेक्टिव है ये, ठीक है ना। कभी वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये कोई एक्शन नहीं है, एक्शन है एंटर्ड, एक्शन है एंटर, कि बहुत से वो डिजीजेस जिन्हें हम नहीं चाहते वो इंडिया में घुस गए हैं, तो वो ये जो एंटर करना है ये वर्ब है। ये तो डिजीज को डिफाइन कर, मतलब कि मैनी डिजीजेस, कैसे डिजीजेस, वो डिजीजेस जिन्हें हम, वो अनवांटेड जिन्हें हम नहीं चाहते। क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये हमारा पॉइंट नंबर 2 क्लियर। अब पॉइंट नंबर 3, आप वर्ड से क्वेश्चन पुट कीजिए, आप वर्ड से क्वेश्चन पुट कीजिए, तो चाहे सब्जेक्ट में या ऑब्जेक्ट में जो भी आंसर में आएगा वो नाउन होगा। नाउन की पहचान बता रहा हूँ, नाउन को कैसे पहचानना है। वर्ड से क्वेश्चन पुट करने पर हमेशा या तो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट, कहीं पर भी कोई भी वर्ड आंसर में आता है तो समझ लीजिए वो नाउन है। हमने यहाँ पर कहा कि राम लर्न्स, तो राम लर्न्स व्हाट, तो व्हाट के आंसर में आया इंग्लिश, तो जो व्हाट के आंसर में आया तो इंग्लिश, तो वो नाउन है। और भाई वैसे भी, और ऐसे भी मान लो वर्ब का इफेक्ट किस पे पड़ रहा है, सीखा क्या जा रहा है, इंग्लिश, तो जिसके ऊपर वर्ब का इफेक्ट पड़े तो वो ऑब्जेक्ट, क्योंकि ऑब्जेक्ट भी नाउन होता है, नाउन भी ऑब्जेक्ट होता है। क्लियर हुआ कि नहीं। और ये व्हाट के आंसर में आ रहा है तो इस वजह से भी पता चल गया कि नाउन है। तो ये इंग्लिश नाउन है, दो वजह से पता चल रहा है, एक तो व्हाट के आंसर में आ रहा है और दूसरा वर्ब का ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट होने की वजह से पता चल रहा है नाउन है, और दूसरा व्हाट के आंसर में आ रहा है इस वजह से पता चल रहा है ये नाउन है। अगला देखते हैं, एवरीवन शुड लर्न व्हाट, हर किसी को सीखना चाहिए, क्या सीखना चाहिए, कहता है इंग्लिश सीखना चाहिए। तो यहाँ पर भी वही बात आ गई सेम, इस वर्ब का ऑब्जेक्ट भी है और व्हाट के आंसर में भी आ रहा है, तो पता चल रहा है ये नाउन है। अब यहाँ कहते हैं ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो क्वेश्चन पुट किया, बेसिकली वर्ब में क्वेश्चन पुट करना है, व्हाट इज द बेस्ट पॉलिसी, बेस्ट पॉलिसी क्या है, तो आंसर में आता है ऑनेस्टी। व्हाट इज द बेस्ट पॉलिसी, तो क्या कहते हैं, व्हाट इज द बेस्ट पॉलिसी, तो आंसर में आता है ऑनेस्टी, ऑनेस्टी बेस्ट पॉलिसी है। तो जो ऑनेस्टी टी वाई लगकर वर्ड नाउन बन जाता है, ठीक है। तो ये क्या बना, नाउन बन गया। और वैसे भी वर्ब का सब्जेक्ट है, तो ये पता चला इस वर्ब का सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट है तो भी नाउन है। और अब ये व्हाट के आंसर में आ रहा है तो भी नाउन है, ठीक है। तो क्योंकि सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का काम नाउन ही करता है। ओके आगे, स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग आर इंजूरियस टू हेल्थ, तो हम क्वेश्चन पुट करते हैं, बेसिकली वर्ब में क्वेश्चन पुट करना है, व्हाट आर इंजूरियस टू हेल्थ, हेल्थ के लिए क्या खतरनाक है, कह रहा है स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग। तो स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग ये दोनों नाउन है, बस अगर आईएनजी फॉर्म नाउन के रूप में आती है तो उसे जिरंड कहते हैं, आईएनजी फॉर्म नाउन के रूप में आती है तो उसे जिरंड कहते हैं। समझ रहे बात को। यहाँ पे जो वर्ब है वो मेन वर्ब है आर, तो ये वर्ब है आर, मेन वर्ब। तो ये दोनों क्या बन रहे हैं, वर्ब का सब्जेक्ट कौन है, स्मोकिंग और ड्रिंकिंग, तो सेंटेंस का सब्जेक्ट है तो भी नाउन है, व्हाट के आंसर में आ रहे हैं तो भी नाउन है। लेकिन अब ये जो नाउन, अगर नाउन समझ लो, अगर नाउन आईएनजी के रूप में होता है, अगर नाउन में आईएनजी होता है, अगर नाउन आईएनजी के रूप में होता है तो उस नाउन को हम जेरंड कहते हैं, ठीक है ना। जैसे मैंने कहा आई लव पिज्जा, आई लव पिज्जा, तो आई लव व्हाट के आंसर में आ गया पिज्जा, तो मतलब ये नाउन है। क्लियर है। तो ये तो कॉमन नाउन हुआ। अब मैं बोलता हूं आई लव डांसिंग, आई लव डांसिंग, तो मैंने क्वेश्चन पुट किया आई लव व्हाट, आई लव व्हाट, तो आंसर में आ गया डांसिंग। तो आई लव व्हाट, तो व्हाट के आंसर में आया डांसिंग, तो यहाँ पे भी व्हाट के आंसर में पिज्जा आया, यहाँ लव के आंसर व्हाट के आंसर में डांसिंग आ गया। बस ये जो है इसमें आईएनजी नहीं है तो ये कॉमन नाउन है। और इस नाउन में क्योंकि व्हाट के आंसर में आ रहा है तो ये नाउन है, और अगर नाउन आईएनजी के रूप में है तो उसे जेरंड कहेंगे, अगर नाउन आईएनजी के रूप में है तो उसे जेरंड कहेंगे। क्लियर हुआ। ओके। तो अगर आईएनजी फॉर्म सेंटेंस का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बने तो वो नाउन है, क्योंकि सेंटेंस में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का काम नाउन करता है। और आईएनजी फॉर्म अगर नाउन की तरह रिएक्ट कर रही है, नाउन बनकर आ रही है तो उसे जेरंड कहेंगे। डन। क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं तो देखें आगे, समझ ले बेटा, पूरी सारी बातों को समझ ले। फोर्थ पॉइंट, तो नाउन को समझने का ये फोर्थ पॉइंट है, ध्यान दे।
सम सफिक्सेस इंडिकेट टू ए नाउन, कहता है कुछ सफिक्सेस, सफिक्स का मतलब देखो, एक होता है प्रीफिक्स, एक होता है प्री प्लस फिक्स, प्रीफिक्स। तो प्री का मतलब क्या होता है, बिफोर, पहले, और बेटा फिक्स का मतलब होता है टू ऐड, जो पहले आकर जुड़ जाए। तो प्रीफिक्स होगा जो पहले आकर जुड़ जाए, तो उसी का अपोजिट है सफिक्स, तो मतलब जो बाद में जाके जुड़े, क्योंकि इसके अंदर जो सफ है इसका मतलब होता है लेटर, है ना, लेटर मतलब जो फिक्स मतलब जुड़ना, जो बाद में जुड़े। तो मतलब ये वर्ड जब किसी वर्ड के लास्ट में जुड़ेंगे ना तो वो नाउन बन जाएगा। तो इन वर्ड्स को जो हम कहते हैं वो कहते हैं नाउन सफिक्स। इन वर्ड्स को क्या कहेंगे, नाउन सफिक्स। तो नाउन सफिक्सेस क्या होते हैं कि जिनके लगने पर, जिनके लास्ट में लगने पर वर्ड जो है वो नाउन बन जाता है। तो जैसे टी वाई तो ये आ गया ब्यूटी, आर वाई आ गया स्टेशनरी, नेस तो ये आर वाई दो जगह आ गया, ब्रेवरी स्टेशनरी, नेस आ गया तो हैप्पीनेस, मेंट आ गया तो गवर्नमेंट, एज आ गया तो मैरिज, टी आई ओ एन आ गया तो एक्शन, एस आई ओ एन आ गया तो परमिशन, सी आई ओ एन आ गया तो सस्पिशन, ई एन सी ई आ गया तो इंटेलिजेंस या नेग्लिजेंस, हुड आ गया तो चाइल्डहुड, गर्लहुड, बॉयहुड। क्लियर हुआ? तो ये पहचान है नाउन की। अब इससे बाहर कोई बात नहीं जाएगी। और नाउन अभी समझ में आ गया कि भाई मैं अगर बोलूँगा ये वर्ड नाउन है तो आप समझ पाएंगे। अब मैंने आईएनजी के रूप में बताया कि भाई ये आईएनजी के रूप में तो जो होता है वो जिरंड होता है, वो नाउन होता है। अब आप उसे वर्ब समझोगे तो दिक्कत हो जाएगी। अब आप उसे वर्ब समझोगे तो दिक्कत हो जाएगी। क्यों दिक्कत हो जाएगी? क्योंकि भाई वहाँ पर तो वो नाउन की तरह काम कर रहा है, क्योंकि सेंटेंस का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नाउन होता है। अगर आईएनजी फॉर्म सेंटेंस में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की तरह आएगी तो वो क्या होगी? वो नाउन, वो तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की तरह आएगी तो वो नाउन होगी। और जब आईएनजी फॉर्म नाउन की तरह रिएक्ट करती है तो उसे जिरंड कहते हैं। तो इन बातों को समझना जरूरी है, क्योंकि अगर किसी क्वेश्चन का मैं रिप्लाई दूंगा तो मेरा आंसर ग्रामेटिकल होगा। ग्रामेटिकल होगा तो आंसर बाउंस नहीं मारना चाहिए। आंसर बाउंस मारा तो भाई मेरा पर्पस खत्म हो जाएगा कि मैं आपको जो समझाने आया हूं। जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, कि प्रैक्टिस का मतलब ये है ना कि मार्क्स बढ़ने चाहिए। भाई प्रैक्टिस करने आया हो तो इसका मतलब है मार्क्स बढ़ने चाहिए। मार्क्स तो तब बढ़ेंगे ना जब नॉलेज बढ़ेगा। अब मैं बिना नॉलेज के आपके क्या कहते हैं प्रैक्टिस करवाऊंगा तो फिर कहाँ से मार्क्स बढ़ेंगे? ठीक है ना। तो मार्क्स बढ़ेंगे जब नॉलेज बढ़ेगा। तो पहले नॉलेज एनहांस करते हैं, मार्क्स अपने आप इंक्रीज हो जाएंगे। क्लियर हुआ? अगर ये बात समझ में आ गई तो अगला पॉइंट है हाउ टू रिकॉग्नाइज ए प्रोनाउन। कहता है प्रोनाउन को कैसे पहचाने। नाउन समझ में आ गया। आप कहता है प्रोनाउन को कैसे पहचाने। तो प्रोनाउन को भाई दो तरीके से समझेंगे। तो प्रो का जो कहते हैं, हम कहते हैं प्रो का मतलब है इन प्लेस ऑफ। इन प्लेस ऑफ का मतलब क्या हुआ? के स्थान पर। इन प्लेस ऑफ का मतलब हो गया के स्थान पर। भाई किसके स्थान पर? तो कहता है जो नाउन के स्थान पर आए वो प्रोनाउन, मतलब जो नाउन की रिपीटिशन को खत्म करे। तो नाउन क्या काम करता है भाई? नाउन भाई कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है? तो रिपीट भी कहाँ कहाँ होगा भाई? नाउन सेंटेंस में या तो सब्जेक्ट का काम करता है, या तो ऑब्जेक्ट का काम करता है, या फिर कॉम्प्लीमेंट का काम करता है। नाउन सेंटेंस में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट का काम करता है। ठीक है, तो ये कॉम्प्लीमेंट का काम करता है। तो भाई ऑब्वियस सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट के स्थान पर ही ये रिपीट होगा। अब उसकी रिपीटिशन को हटानी है तो फिर नाउन को हटाकर हमें प्रोनाउन लगाना पड़ेगा। तो मींस सेंटेंस में नाउन और प्रोनाउन सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट का काम करते हैं। जहां जहां नाउन रिपीट होगा वहां वहां प्रोनाउन आ जाना है। जहां जहां नाउन रिपीट होगा वहां वहां प्रोनाउन ने आ जाना है। क्लियर हुआ कि नहीं? ठीक है, ये बात समझ में आ गई है। तो आ जाओ अब इसके एरर समझते हैं। हाउ टू रिकॉग्नाइज ए प्रोनाउन। प्रोनाउन को कैसे पहचाने? लेट्स सी प्रोनाउन को कैसे पहचाने। ये देखें, प्रोनाउन इज यूज्ड टू अवॉइड द रिपीटिशन ऑफ ए नाउन। के प्रोनाउन का इस्तेमाल होता है टू अवॉइड द रिपीटिशन ऑफ ए नाउन। नाउन की रिपीटिशन को दूर करने के लिए प्रोनाउन का इस्तेमाल होता है। तो क्या कहता है? रमेश इज वेरी इंटेलिजेंट एंड रमेश इज माई बोसम फ्रेंड। कह रहा है रमेश है ना बड़ा इंटेलिजेंट है, रमेश मेरा बोसम फ्रेंड है। तो यहाँ पर क्यों उन्हें गलत बोल दिया? क्यों गलत बोल दिया? कि ये सेंस वाइज, तो मैंने आपको बताया था जैसे इंग्लिश की बात कर रहे हैं तो इंग्लिश को दो तरीके से समझे, एक भाषा के रूप में और एक तो लैंग्वेज हुआ भाषा और दूसरा सब्जेक्ट। तो लैंग्वेज के पॉइंट ऑफ व्यू से सही है क्योंकि मैसेज कन्वे हो रहा है। लैंग्वेज ने कहा है मीनिंग ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लॉजिकली सेंटेंस बिल्कुल ठीक है। लैंग्वेज ये कह रही है, लैंग्वेज ये कह रही है, भाषा ये कह रही है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन जो सब्जेक्ट है ना और सब्जेक्ट के अंदर कॉन्सेप्ट लगते हैं, जो ग्रामर लगती है, वो ग्रामर कह रही है गलत है। क्या गलत है? कह रहा है रमेश और रमेश रिपीट कर लिया जी आपने। तो अब पहले वाला ठीक होता है, बाद वाला गलत होता है, तो इसको आपको हटाना पड़ेगा। अब रमेश की जगह हमने ही लगाया तो नाउन की रिपीटिशन को जो दूर कर रहा है वही प्रोनाउन हो गया। तो यही प्रोनाउन हो गया, तो ये बिल्कुल ठीक हो गया। तो जो नाउन की रिपीटिशन को हटाएगा वो प्रोनाउन होगा। क्लियर हुआ? ठीक है। तो अब देखो, ये अगर इसका मीनिंग निकाले, इसका मीनिंग निकालो, इसका मीनिंग निकालो, तो जो सही का मीनिंग है वही गलत का मीनिंग है। लेकिन ये मीनिंग देते हुए भी ये गलत है।
तो पॉइंट इज, अगर आप इसे सही मान रहे हो, अगर आप स्पीकिंग कर रहे हो और भाषा की बात हुई, आप रोजमर्रा लाइफ में इस्तेमाल जो करते हैं हम सेंटेंसेस को, उन्हें इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर आप उन्हें इस्तेमाल कर रहे हैं तो सेंटेंस गलत थोड़ी है। कोई ये थोड़ी कहेगा ओए तूने तो रमेश 2 बार लगा दिया तो गलत हो गया, ऐसा कोई नहीं बोलेगा आपको। तो पॉइंट इज, लैंग्वेज के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ठीक है ना। तो ये मीनिंग सही देते हुए भी गलत है, और ये भाई मीनिंग भी सही दे रहा है, और ये क्या कहते हैं, और ये मतलब ये लॉजिकली भी ठीक है, बोले तो भाषा के रूप में, लैंग्वेज के रूप में भी ठीक है, और ये सब्जेक्ट के रूप में भी ठीक है। ये सिर्फ लैंग्वेज के रूप में ठीक है, सब्जेक्ट के रूप में गलत हो जाएगा। और एग्जाम में सब्जेक्ट आता है, बेसिकली लैंग्वेज नहीं आती। अब जैसे ये आया, देखो सब समझा रखा है मैंने। इफ यू रीड दिस नॉवेल, अगर तुम इस नॉवेल को पढ़ोगे, इफ यू रीड दिस नॉवेल यू विल लाइक दिस नॉवेल। तो भाई हमारे पास ये फ्रेज आया, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, फ्रेज हो जाएगा, है ना। ग्रुप ऑफ वर्ड्स वो फ्रेज है जिसके अंदर सब्जेक्ट और वर्ब नहीं है। तो दिस नॉवेल 2 वर्ड है, तो एक वर्ड ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो गया, तो ये फ्रेज है। तो ये फ्रेज रिपीट हो रहा है, दिस नॉवेल और दिस नॉवेल, ये रिपीट हो गया। तो बस सीधी सी बात है, गलत है। तो मतलब लैंग्वेज के हिसाब से ठीक है, अगर लैंग्वेज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये बिल्कुल ठीक है, मतलब मैसेज दे रहा है। लेकिन सब्जेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये गलत है। और एग्जाम में जो होता है वो सब्जेक्ट आता है, लैंग्वेज नहीं आती है। तो अभी सब्जेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से तो गलत हो गया। तो अब हमें क्या करना है, तो अब दिस नोवेल की जगह अभी दिस नोवेल रखना है। तो पहला सही होता है, बाद वाला गलत होता है। तो सिर्फ दिस नोवेल की जगह इट रख दिया, दिस नोवेल की जगह इट रख दिया। अब ये समझ लो, जब किसी नाउन के लिए हम क्या कहते हैं, जब किसी नाउन के लिए उसकी रिपीटिशन हटाते हैं किसी प्रोनाउन से, तो जब किसी नाउन की रिपीटिशन हम किसी प्रोनाउन से हटाते हैं तो वो 3 चीज़ों में इक्विवेलेंट होना चाहिए, 3 चीज़ों में इक्विवेलेंट होना चाहिए। कौन कौन सी वो 3 चीज़ें? एक तो नंबर, सिंगुलर प्लूरल, ये सिंगुलर तो ये सिंगुलर, और ये पर्सन, जो पर्सन इसका वो पर्सन इसका, तो नंबर में, पर्सन में, और तीसरा जेंडर, और तीसरा जेंडर। तो नंबर 2 होते हैं सिंगुलर प्लूरल, पर्सन 3 होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, और जेंडर हमारे 4 होते हैं, मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन और न्यूटर। तो जो मतलब नंबर पर्सन जेंडर नाउन का होगा वही नंबर पर्सन जेंडर प्रोनाउन का होगा। तो मैंने क्या बताया, तो नाउन और प्रोनाउन जहाँ जहाँ इस्तेमाल होते हैं, नाउन और प्रोनाउन जहाँ जहाँ नाउन इस्तेमाल होता है वहाँ वहाँ प्रोनाउन इस्तेमाल होता है, दोनों जगह। बस नाउन फर्स्ट टाइम में यूज होगा, अगर उसकी रिपीटिशन होगी तो आपको प्रोनाउन लगाना पड़ेगा। अब देख लो दूसरा पॉइंट, प्रोनाउन इज यूज्ड एज अ सब्जेक्ट, एज एन ऑब्जेक्ट, एज ए सब्जेक्ट, एज एन ऑब्जेक्ट एंड ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेंटेंस, सेंटेंस के कॉम्प्लीमेंट के रूप में, सेंटेंस के कॉम्प्लीमेंट के रूप में इस्तेमाल होता है, सेंटेंस के कॉम्प्लीमेंट के रूप में इस्तेमाल होता है। तो वही जो हमारा नाउन भी यही यूज होता है, नाउन भी यही करता है, नाउन और प्रोनाउन, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट के रूप में। जैसे ही टीचेस हर, तो टीच कौन कर रहा है, बात किसकी कर रहा है, बात कर रहा है ही की, तो ही क्या हुआ, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट होते हैं प्रोनाउन, और अगर ये प्रोनाउन है तो सब्जेक्ट है, ठीक है। और वर्ब का इफेक्ट किस पे पड़ रहा है, हर पर, तो हर पर जिसके ऊपर वर्ब का इफेक्ट पड़े तो ये ऑब्जेक्ट है, अगर ये ऑब्जेक्ट है तो ये प्रोनाउन है, अगर ये प्रोनाउन है तो ऑब्जेक्ट है, क्योंकि सेंटेंस में नाउन प्रोनाउन का नाउन प्रोनाउन जो है सेंटेंस में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का काम कर रहे हैं, तो इसमें नाउन नहीं आ रहा, तो फिर ये दोनों प्रोनाउन हुए। तो दिस डॉग इज माइन, तो अब यहाँ पे किसकी बात कर रहा है, बी, तो बी की फॉर्म के बाद जो आता है वो कॉम्प्लीमेंट है। तो अगर ये कॉम्प्लीमेंट है तो ये प्रोनाउन है, और अगर ये प्रोनाउन है तो ये कॉम्प्लीमेंट है। तो जो नाउन काम करता है सेंटेंस में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का, वही तीनों काम प्रोनाउन करता है। इस 3 के अलावा चौथा काम नहीं है प्रोनाउन का, ठीक है। इन तीन जगह पर ही आएगा, और बस आने का काम मकसद होगा नाउन की रिपीटिशन को अवॉइड करना, उसका असिस्टेंट है ये, बस समझ लो। नाउन जो है वो प्रिंसिपल है और ये वाइस प्रिंसिपल है। जब प्रिंसिपल नहीं होगा तो वाइस प्रिंसिपल काम करेगा, हर जगह प्रिंसिपल नहीं जा सकता, तो फिर वाइस प्रिंसिपल उसकी हेल्प के लिए आएगा। इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, ऐसे मान लो, हर जगह इंस्पेक्टर नहीं जाता फिरेगा तो फिर सब इंस्पेक्टर को लगाएगा वो। हाँ जी, पॉजेसिव एडजेक्टिव या पॉजेसिव डिटरमिनर नीड्स ए नाउन आफ्टर इट। तो हमने पॉजेसिव एडजेक्टिव या पॉजेसिव डिटरमिनर हमारे क्या होते हैं, जैसे माई, अवर, योर, देयर, हर, है ना। तो इनके बाद नाउन आना जरूरी है। तो कहता है पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद या पॉजेसिव डिटरमिनर के बाद नाउन आना चाहिए। तो मतलब छोटी सी बात, आपको मैंने ये वर्ड दिया, ये हमने पॉजेसिव एडजेक्टिव दिया माई। आप ऐसा कोई सेंटेंस मन में सोच लो, मैं दे रहा हूँ आपको 2-4 सेकंड, कोई ऐसा सेंटेंस मन में सोच लो जहाँ पर माई के बाद आप नाउन ना लगा सको। सोच लो, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा सेंटेंस, जितनी आपकी सोच जाती है, और मन की सोच इतनी तीव्र होती है, 1 सेकंड के अंदर 4 बार अमेरिका जाकर वापस आ सकती है। तो अपनी सोच को दौड़ाओ और कोशिश करके देख लो कि क्या इस माई शब्द को आप नाउन के बिना यूज कर पाओगे।
देख लो कोशिश करके कि इसको आप नाउन के बिना इस्तेमाल कर पाओगे। सोच लिया होगा, ठीक है ना, सोच लिया ना, तो अब देख लो। तो कहता है अब यही बात नहीं कर पाओगे। अगर किसी को लगता है कर तो लिया, किसी को लगता है हाँ जी कर तो लिया मैंने, तो बेटा वो गलत होगा, तो वो गलत है, ठीक है। अब जरा देखो, माई ऑल फ्रेंड्स आर वेल सेटल। अगर मैं हिंदी की बात करूँ तो माई का मतलब क्या हो जाएगा, मेरे। तो यहाँ पे ऑल का मतलब सारे, और बात करते हैं दोस्त, तो हम क्या बोलेंगे, मेरे सारे दोस्त। तो हिंदी के हिसाब से तो गलत है, लेकिन पॉइंट इज यार मैंने यही तो बताया, हिंदी हमारा साथ नहीं छोड़ सकती, क्योंकि भारतीय है ना, और हिंदी साथ नहीं छोड़ सकती। 24 घंटे अगर हमें जागना हो तो 24 घंटे में हिंदी में ही बात करते हैं, ठीक है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात देखते हैं तो हिंदी पीछा छोड़ेगी नहीं। लेकिन यार इंग्लिश सीखनी है ना, तो आपको इंग्लिश के अंदर इंग्लिश के कॉन्सेप्ट लगाने हैं। आपको भाषा में और सब्जेक्ट में फ़र्क, मतलब ये जो विषय मतलब भाषा और जो लैंग्वेज है और एक सब्जेक्ट है, तो लैंग्वेज और सब्जेक्ट में फ़र्क समझना पड़ेगा। आपको ये फ़र्क समझ में आ गया ना, तो तब आप मतलब कई चीज़ों से निकल के आ जाओगे बाहर। कि अगर आप स्पोकन कर रहे हो ना तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें, लेकिन अगर सरकारी नौकरी चाहिए, इधर स्टार चाहिए, तो भाई साहब आपको ये समझना पड़ेगा कि ये लैंग्वेज के हिसाब से सही है या सब्जेक्ट के हिसाब से गलत है, ये लॉजिकली ठीक है या ग्रामेटिकली गलत है। तो गलत ये हुआ, तो यहाँ पर हमारा जो हमारी पॉजेसिव एडजेक्टिव है ना, इसको नाउन चाहिए ये। तो इसके लिए आपको क्या करना है, ऑल को उठाकर पहले कर दो, तो सेंटेंस क्या बनेगा, ऑल माई फ्रेंड्स। आपको ऐसा करना पड़ेगा, ऑल माई फ्रेंड्स, सारे मेरे दोस्त। तो हिंदी में बनेगा सारे मेरे दोस्त। तो पॉइंट इज हिंदी का तो कोई लेना देना नहीं है ना, इंग्लिश में बोलेंगे ऑल माई फ्रेंड्स, तो माई ऑल फ्रेंड्स गलत होगा। यही बात यहाँ पर हुई, तो देखो ये ठीक हो गया होगा। तो अब यहाँ पे कहते हैं हिज बोथ ब्रदर्स, उसके दोनों भाई। हिंदी में देखे तो उसके दोनों भाई, बिल्कुल ठीक है, लेकिन इंग्लिश के पॉइंट ऑफ व्यू से पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद नाउन आएगा, यहाँ पे नाउन नहीं आया, नाउन ये होगा। तो बोथ को उठाकर पहले कर दो, तो यही कहा बोथ हिज ब्रदर्स आर इन कनाडा। ठीक है ना, उम्मीद कर रहा हूँ बात पल्ले पड़ रही होगी, ठीक है। तो ये हमारा क्या पॉइंट था कि पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद नाउन आएगा ही आएगा। तो देखो यही हमने यहाँ पर भी लिखा, समझते हैं बेटा, कि पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद नाउन आएगा। तो ये रहा पॉजेसिव एडजेक्टिव, ठीक है। तो ये रहा माई, आवर, योर, हिज, हर, इट और दे। ये गलत हो गया, ये दे होगा बेसिकली, ये होगा दे। तो कहता है पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद नाउन आना कंपलसरी है। दुनिया का ऐसा कोई सेंटेंस नहीं है आप पॉजेसिव एडजेक्टिव लगाओ तो उसके साथ नाउन ना लगाओ। तो कहता है पॉजेसिव एडजेक्टिव के साथ नाउन कंपलसरी है। ये मैंने इससे पहले वाले पॉइंट में बता दिया, मतलब ये 4 है तो पॉइंट नंबर 3 में बता दिया, चेक कर लेना। पॉइंट नंबर 3 में मैं ये क्लियर करवा चुका हूँ, ठीक है। समझ में आ गई होगी बात। अगर ये बात समझ में आ गई है तो अभी आपको पहले मैं बताता हूँ, 1 मिनट। देख, अगर ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया है तो ये देख लो पहले तो ये कि भाई पॉजेसिव एडजेक्टिव के साथ नाउन आना कंपलसरी है। ये मैं तीसरे पॉइंट में करवा चुका हूँ। अब एक पॉइंट है, अगर पॉजेसिव एडजेक्टिव के अंदर हम नाउन जोड़ते हैं, तो बेटा पॉजेसिव प्रोनाउन का जन्म होता है। पॉजेसिव एडजेक्टिव में अगर हम नाउन जोड़ते हैं तो पॉजेसिव प्रोनाउन का जन्म हो जाता है। कैसे? अगर हम माई प्लस नाउन, पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद नाउन आएगा, अगर इन दोनों को जोड़ दें, अगर इनकी रिपीटिशन हो जाए, इनमें जैसे इनकी रिपीटिशन हो जाए, तो रिपीटिशन को हम माइन से ख़त्म कर सकते हैं, क्योंकि माई प्लस नाउन इक्वल टू माइन। एक ही बात है, माई के अंदर नाउन जोड़ोगे तो माइन बन जाएगा, अवर के अंदर नाउन जोड़ोगे तो वो अवर्स बन जाएगा, योर के अंदर नाउन जोड़ोगे तो वो योर्स बनेगा, हिज के अंदर नाउन जोड़ोगे तो हिज बनेगा, हर के अंदर नाउन जोड़ोगे तो हर्स बनेगा। ये है ना, हिज जो है वो सेम रहता है, ठीक है ना, ये पॉजेसिव प्रोनाउन और पॉजेसिव एडजेक्टिव के रूप में सेम रहता है। और इट के अंदर नाउन जोड़ोगे तो वो इट्स बनेगा, दे के अंदर नाउन जोड़ोगे तो क्या बनेगा, देयर्स।
अब बात यह है, इसे एडजेक्टिव क्यों कह रहे हैं, समझो एडजेक्टिव, और इसे प्रोनाउन क्यों कह रहे हैं। तो भाई अब ये समझ लो कि एडजेक्टिव और प्रोनाउन में फर्क समझना है। एडजेक्टिव और प्रोनाउन में फर्क समझिए। अगर आपने एडजेक्टिव और प्रोनाउन में फर्क समझ लिया तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि भाई इसे एडजेक्टिव क्यों कह रहे हैं, इसे प्रोनाउन क्यों कह रहे हैं। क्योंकि एडजेक्टिव क्या हुआ, एडजेक्टिव होता है जो नाउन प्रोनाउन को डिफाइन करे। तो भाई पॉजेसिव एडजेक्टिव, तो जो पॉजेसिव एडजेक्टिव है ये बिना नाउन के यूज नहीं होता। और बेटा जो वर्ड नाउन को डिफाइन करेगा तो फिर वो एडजेक्टिव हुआ कि नहीं हुआ। जो वर्ड नाउन को डिफाइन करेगा, भाई नाउन को डिफाइन करने वाला वर्ड एडजेक्टिव ही तो होगा। क्लियर हुआ, इसलिए इसे एडजेक्टिव कहते हैं, पॉजेसिव एडजेक्टिव। पॉजेसिव डिटरमिनर भी कह देते हैं, फिर बता रहा हूं। अब इसे प्रोनाउन क्यों कह रहे हैं, तो प्रोनाउन क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, इन प्लेस ऑफ ए नाउन, जो नाउन के स्थान पर है। मींस जो नाउन के रिपीटिशन को खा जाए, इसके बाद नाउन नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते, क्योंकि ये नाउन को खा गया है। नाउन इसमें शामिल है, 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 नाउन इसमें शामिल है। मतलब इन सभी के अंदर नाउन है, ये नाउन इसमें इंक्लूडेड है, ये नाउन इसमें इंक्लूडेड है। तो जिसके अंदर पहले से ही नाउन है उसके बाद आप नाउन नहीं लगा सकते। अगर आप ऐसे लिखते हो माइन, आपने ऐसे लिखा माइन कार, तो ये गलत है, आपको लिखना पड़ेगा माई कार। ये सही है क्योंकि पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद नाउन आता है। तो पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद नाउन आएगा, नाउन को डिफाइन करने वाला वर्ड एडजेक्टिव। और बेटा इसके बाद नाउन नहीं आएगा क्योंकि नाउन इसके अंदर ऑलरेडी इंक्लूडेड है। जो नाउन को खा गया तो फिर प्रोनाउन होगा कि नहीं होगा। तो ये तब यूज होता है जब नाउन की रिपीटिशन खत्म करनी होती है, और ये कब यूज होता है, जब नाउन को डिफाइन करना होता है। तो पॉजेसिव एडजेक्टिव नाउन को डिफाइन करने के लिए आता है, और पॉजेसिव प्रोनाउन, तो प्रोनाउन नाउन की रिपीटिशन को खत्म करने के लिए आता है। अब इनका इस्तेमाल क्या है, ये समझ में आ गया हो तो इस्तेमाल देखो। अब देखो जरा इनका यूजेस। अब ये दो एग्जांपल्स हैं, एक गलत है और एक मतलब सही करके दिया, मतलब बेसिकली है दो एग्जांपल, और एक में एरर है, एक को सही कर दिया। तो एक एग्जांपल ये रहा और एक एग्जांपल ये रहा। इनको ध्यान से समझो। हमने बोला माई फादर इज सिटिंग हियर, वेर इज योर फादर। तो हमने बोला माई फादर, तो पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद नाउन आएगा, ये तो कंपलसरी है। तो माई फादर इज सिटिंग हियर, तो मेरे पापा यहाँ बैठे हुए हैं। वेर इज योर फादर, तो भाई पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद नाउन आएगा, वो तो कंपलसरी है। ठीक है, तो अब लैंग्वेज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं, मीनिंग देखो, लैंग्वेज मतलब इसका लॉजिकली मीनिंग देखो। लैंग्वेज मतलब लॉजिक, लॉजिकली इसका मीनिंग देखो। माई फादर इज सिटिंग हियर, मेरे पापा यहाँ बैठे हुए हैं। वेर इज योर फादर, आपके पापा कहाँ पे, मेरे पापा तो यहाँ बैठे हुए, तुम्हारे पापा कहाँ पर है। तो मीनिंग तो समझ में आ गया, मतलब लैंग्वेज के हिसाब से ठीक है। मतलब आप स्पोकन कर रहे हो, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल कि नो वन इज देयर हु कुड मेंशन यू कि भाई ये तूने गलत कर दिया, देयर इज नो वन, सेंटेंस सही हो जाएगा। लेकिन अब सरकारी नौकरी है तो भैया जी रिटर्न में देना पड़ेगा। कहते हैं कि आप मारते का हाथ पकड़ लोगे, बोलते की जबान नहीं पकड़ सकते। तो पॉइंट इज, अगर आपने बोल दिया तो बोल दिया, उसका कोई प्रूफ नहीं है। लेकिन अगर आपने लिखा तो वहां पर आप पकड़े जाओगे, ठीक है ना। तो कहते हैं कि लिखतम के आगे बक्तम ना चलतम, लिखतम के आगे बक्तम ना चलतम, कि मतलब जब लिखित की बात होती है उसके आगे बोली की बात नहीं रहती। तो लैंग्वेज बोली की बात है। अब यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं किसकी, सब्जेक्ट की, तो ये लिखने की भी बात है। तो यहाँ पर गड़बड़ हो गया। वो क्या गड़बड़ हो गया कि पापा और पापा रिपीट हो गए, कि फादर और फादर रिपीट हो गया। तो अब यहाँ पे दो बातें आती हैं, फादर और फादर रिपीट हो गया तो यहाँ दो बातें आती हैं। कौन सी दो बातें आती हैं, उन दोनों बातों को समझते हैं। अब यहाँ पे क्या दो बातें आई, उन दोनों बातों को समझते हैं। ठीक है, पहली बात कि इसके अंदर ये पॉजेसिव एडजेक्टिव की रिपीटिशन नहीं है। पॉजेसिव एडजेक्टिव एक बार है, माई और योर, ये इसकी रिपीटिशन नहीं है। तो इसका मतलब है आप इसे हटा नहीं सकते, आपको योर लिखना पड़ेगा, मतलब पॉजेसिव एडजेक्टिव लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे आ गया फादर, इसके बाद नाउन आया तो इसके बाद फादर, और यहाँ पे रिपीटिशन हो गया, रिपीटिशन हो गया तो अब आप इसे लगा नहीं सकते। तो मतलब नाउन लगा नहीं सकते, पॉजेसिव एडजेक्टिव हटा नहीं सकते। योर आपको रखना है, लेकिन इसके अंदर ये जो फादर है ना, तो एज ए नाउन इसके अंदर इंक्लूड करना पड़ेगा। तो हम कह रहे हैं पॉजेसिव एडजेक्टिव में जब नाउन जुड़ता है, तो पॉजेसिव एडजेक्टिव में जब नाउन जुड़ता है तो जब ये दोनों, ये हटे नहीं ये लगे नहीं, इन दोनों का सेंस एक वर्ड में आ जाए, इन दोनों का सेंस एक वर्ड में आ जाए, तो इक्वल टू आप योर्स कर दो। तो अब योर्स के अंदर से योर हटा नहीं और फादर इसके अंदर इंक्लूडेड हो गए, योर और फादर दोनों इंक्लूडेड हो गए। तो यहाँ पे हम करेंगे माई फादर इज सिटिंग हियर, वेयर इज योर्स। तो अब यही बात हमने ये करी, तो ये बन गया पॉजेसिव प्रोनाउन। प्रोनाउन क्यों, क्योंकि इस नाउन की रिपीटेशन को खा गया। तो इसके अंदर ये नाउन भी है और योर भी है, पॉजेसिव एडजेक्टिव भी और नाउन भी है।
क्लियर हो गई होगी बात, ठीक है। अब यही बात यहाँ पर आ गई, हिज हाउस इज मोर स्पेशियस देन हर हाउस, कि भाई उस लड़के का घर जो है वो ज़्यादा स्पेशियस है उस लड़की के घर से, कि उस लड़के का घर उस लड़की के घर से ज़्यादा स्पेशियस है। इतनी बात समझ में आ गई कि हिज और यहाँ पे हर, इसकी रिपीटिशन जो है हो नहीं रही है, तो इसका मतलब है यहाँ पर आप हर तो हटा नहीं सकते, लेकिन यहाँ पर हाउस आया और यहाँ पर हाउस आया, हाउस लगा नहीं सकते। तो लैंग्वेज के हिसाब से ठीक है, ग्रामर के हिसाब से मतलब सब्जेक्ट के हिसाब से गलत है। तो अब यहाँ से हाउस हटाओ, तो हर के अंदर हाउस को ऐड करना है, तो इस पॉसेसिव एडजेक्टिव में ये नाउन जोड़ना है। तो ये हटे नहीं और ये लगे नहीं, इन दोनों को देख लें। तो हमने क्या कर दिया, हर्ष, तो हर्ष बोला तो इसके अंदर हर भी आ गया और ये हाउस भी आ गया, तो यही बात यहाँ करी, हर्ष। उम्मीद कर रहा हूँ ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर है। तो भाई अगला पॉइंट लेते हैं, गिवन वर्ड्स आर ऑलवेज प्रोनाउन। जो ऊपर वर्ड्स दिए गए वो हमेशा प्रोनाउन होंगे, ये समझ लो। ये गिवन वर्ड्स जो है कौन कौन से हैं, समवन, समथिंग, एनीवन, एनीथिंग, नो वन, नथिंग। आप चेक कर लीजिए, ये किसी न किसी पर्सन, प्लेस या थिंग को ही तो रिप्लेस कर रहे हैं। तो कहते हैं यार समवन इज कमिंग टुमारो, कल कोई आ रहा है, तो कोई कौन है, तो हमने नाम लिया राहुल इज कमिंग टुमारो, तो राहुल के स्थान पर हमने समवन लिख दिया। बस राहुल बोल रहे तो डेफिनेट कोई इंसान है, तो समवन बोल रहे तो इनडेफिनेट कोई इंसान है, इसीलिए इन्हें हम इंडेफिनेट प्रोनाउन कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं हम, इंडेफिनेट प्रोनाउंस, जो डेफिनेट नाउन को रिप्लेस करते हैं। डेफिनेट नाउन को रिप्लेस करते हैं तो सारे के सारे प्रोनाउन होते हैं, क्लियर है, सारे के सारे प्रोनाउन कहते हैं। जैसे ही डिड नथिंग इरिटेटिंग टू मी, उसने ही डिड कुछ भी नहीं किया, इरिटेटिंग टू मी, कि जो चीज़ मुझे इरिटेट करे उसने ऐसा कुछ नहीं किया, तो ये प्रोनाउन है और ये एडजेक्टिव है। ध्यान रखें कि एडजेक्टिव को प्रोनाउन के बाद ही रखें, प्रोनाउन के बाद ही एडजेक्टिव आता है, एडजेक्टिव को प्रोनाउन से पहले नहीं रख सकते, ये समझ लीजिएगा बेटा। मैं फिर बता रहा हूँ, प्रोनाउन के बाद ही एडजेक्टिव रखना तो ठीक है। आपने क्या करा, अगर एडजेक्टिव को पहले लिखा, अगर आपने एडजेक्टिव को पहले लिखा और प्रोनाउन को बाद में लिखा तो ये गलत है, ठीक है बच्चे। तो आपको प्रोनाउन पहले एडजेक्टिव बाद में लिखना है, तो हमने यही करा, प्रोनाउन पहले एडजेक्टिव बाद में। तो ही डिड नथिंग, उसने कुछ नहीं किया, प्रोनाउन है, इरिटेटिंग टू मी, मुझे इरिटेट करने के लिए। अच्छा, यहाँ पर आपको दिक्कत हो सकती है कि सर अभी तो V1 प्लस ING आप जेरंड बता रहे थे और वो नाउन होता है, और ये तो अब एडजेक्टिव हो गया। हाँ बेटा, अब इसी बात को समझना है, इसी बात को समझना है। यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट का काम नहीं कर रहा है, समझ रहे हैं, यहाँ पे ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, वर्ब के बाद आ रहा है प्रोनाउन, तो इसलिए ये प्रोनाउन, ये ऑब्जेक्ट है। और जो नाउन प्रोनाउन को सॉरी, उन सब के साथ बोले तो सन्नी कुमार, उन सब के साथ कह रहे हो तुम। अब उन सब क्या है बेटा, क्वेश्चन पूरा लिखो बेटा, सन्नी बेटा, हाँ पूरा क्वेश्चन। हाँ बेटा, हर सेंटेंस में सिंगुलर प्लूरल वर्ब आएगी, ये तो मैंने आपको बेसिक्स में करवाया ही है बेटा। मैंने, वो तो डिपेंड करता है सिचुएशन पर, लेकिन इन सब के साथ सिंगुलर वर्ब आती है, इन सब के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगी, ठीक है। क्योंकि हमने यहाँ पे सम वन लिखा, सम टू नहीं लिखा, हमने ऐसे नहीं लिखा सम टू नहीं लिखा है हमने, यहाँ सम वन लिखा, समथिंग लिखा, थिंग्स नहीं लिखा, एनी वन, एनीथिंग, नो वन, नथिंग, तो हमने वन या थिंग ही लिखा, टू या थिंग्स नहीं लिखा, इसलिए इन सब के साथ सिंगुलर वर्ब ही आती है, ठीक है, इसलिए इनके साथ सिंगुलर वर्ब भी आती है। तो अच्छा, अब हम यहाँ पर बात कर रहे थे इसकी इरिटेटिंग की, तो अब ये बता रहे थे कि पहले हमने एडजेक्टिव बताया, अब हम इसे, पहले हम इसको कह रहे थे कि एडजेक्टिव है, अब हम इसे कह रहे हैं कि वो नाउन है। देखें, देखो मैंने बोला कपिल शर्मा इज ए वेरी बोरिंग कॉमेडियन। तो अभी हमने एक छोटा सा पॉइंट किया था, एक छोटा सा पॉइंट हमने सीखा था, वो ये कि अगर आर्टिकल होगा तो फ्रेज का जो लास्ट वर्ड होगा ना वो नाउन होगा। तो कॉमेडियन कैसा है, कह रहा बोरिंग, किसी को इंटरेस्टिंग लग सकता है, किसी को एंटरटेनिंग लग सकता है, किसी को बोरिंग लग सकता है, अपने अपना टेस्ट, अपनी अपनी चॉइस, अपनी अपनी पसंद की बात है,
तो अब नाउन को डिफाइन करने वाला वर्ड जो एडजेक्टिव होगा, जब एडजेक्टिव, ये समझ लो, जब आईएनजी फॉर्म एडजेक्टिव के रूप में आती है तो उसे प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं, इसे प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। क्लियर हुआ? इधर देखो, कहता है अगला कि स्पीटिंग इज प्रोहिबिटेड हियर, कि यहां थूकना मना है। तो अब इसे समझे, ये वर्ब है, तो वर्ब है तो दुनिया का ऐसा कोई सेंटेंस नहीं वर्ब के साथ सब्जेक्ट ना हो, तो इसका मतलब है सब्जेक्ट है। अगर ये सब्जेक्ट है तो इसका मतलब है ये वर्ब नहीं है, क्योंकि अगर ये सब्जेक्ट है तो या तो ये नाउन है या फिर ये प्रोनाउन है। तो पॉइंट इस, तो यहां से पता चला कि ये नाउन है। दूसरा, वर्ब से क्वेश्चन, वर्ब के अंदर व्हाट से क्वेश्चन पुट करो, व्हाट इज प्रोहिबिटेड हियर, यहाँ क्या चीज निषेध है, तो कहता है स्पीटिंग। तो व्हाट के आंसर में, चाहे सब्जेक्ट आंसर में आए चाहे ऑब्जेक्ट आंसर में आए, तो वो भी नाउन होता है। तो हम क्या कहते हैं, जब आईएनजी फॉर्म नाउन की तरह रिएक्ट करती है, जब आईएनजी फॉर्म नाउन की तरह रिएक्ट करती है तो उसे जेरंड कहते हैं। तो यहाँ पे आईएनजी फॉर्म नाउन की तरह रिएक्ट कर रही है तो इसे जेरंड कहेंगे, लेकिन यहाँ पर आईएनजी फॉर्म नाउन की तरह रिएक्ट नहीं कर रही, वो नाउन को डिफाइन कर रही है, और नाउन को डिफाइन करने वाला वर्ड एडजेक्टिव, और जब आईएनजी फॉर्म एज एन एडजेक्टिव रिएक्ट करती है तो उसे प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। तो यहाँ पर स्पीटिंग आईएनजी फॉर्म जेरंड है, यहाँ पर जो आईएनजी फॉर्म है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल है। इस बात को सोचकर समझकर चलना, इस बात को सोच समझ के चलना। अगर ये बात समझ में आ गई है तो देखें, अगर ये बात क्लियर है तो अब आगे बढ़ते हैं। तो यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी, गिवन वर्ड्स आर ऑलवेज प्रोनाउन। तो अगर ये बात समझ में आ गई है तो आगे देखें, प्लेसिंग ऑफ एडजेक्टिव अकॉर्डिंग टू नाउन एंड प्रोनाउन। नाउन और प्रोनाउन के अनुसार, नाउन और प्रोनाउन के अनुसार प्लेसिंग ऑफ एडजेक्टिव, एडजेक्टिव का प्लेसिंग। ठीक है, तो इसको है ना हम अगली क्लास में करते हैं बेटा। आज के लिए से इतना रखते हैं, अब इसको हम अगली क्लास में करते हैं। प्रोनाउन को अगली क्लास में जारी रखेंगे। तो बने रहें, जुड़े रहें, सीखते रहें, कोई दिक्कत है तो क्वेरी करते रहें। तो अगली क्लास में इसको हम आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए सी यू, टाटा, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।